हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं बीपीएससी इस बार की सबसे बड़ी वैकेंसी है और बीपीएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो इसका नोटिफिकेशन की बात करें तो सोमवार तक इसका नोटिफिकेशन आपके पास रहेगा और आप उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो जीएडी का सर्कुलर है, जो सामान्य प्रशासन विभाग का सर्कुलर है, उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आवेदन में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं इस बार के, खास करके अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर के, तो देखिए चेयरमैन सर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक-एक बातें उन्होंने स्पष्ट बताई। जैसा कि इस बार जो आवेदन होगा आपका, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो जीएडी का सर्कुलर है, उसको समझ लेना अति आवश्यक होगा। क्योंकि देखिए, एक छोटी-सी मिस्टेक से आप बड़ी गलती कर बैठेंगे और हो सकता है कि आपको आगे चल के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाए या अन्य कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, जिससे कि आपका सारा का सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा। तो पूरी अपडेट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है। आवश्यक सूचना, आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अभी देखिएगा कि जैसे कि बिहार ने रिजर्वेशन को बढ़ा करके 65% किया था, जो कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने स्टॉक डाउन कर दिया और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख की, जिसमें वहाँ भी उसको जो तुरंत जो रिलीफ होता है वो नहीं मिला, इंटरिम रिलीफ कोई नहीं मिला और 50% रिजर्वेशन पॉलिसी पे ही आपकी 17वीं की बीपीएससी आ रही है और इसमें 2000 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है। लेकिन देखिए, साथ ही साथ ये भी है, हालांकि अब ये क्लियर नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगा वो 1 साल में क्लियर होगा या 2 साल में क्लियर होगा या 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो भी नोटिफिकेशन होता है वो गाइडलाइंस के तहत ही होती है। तो अगर इसमें प्रीलिम्स हो जाने के समय तक अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइंस आ जाता है रिजर्वेशन को लेकर के, अगर 65% वैलिड हो जाता है, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो 65% वैकेंसी पे रिवाइज करके जारी किया जाएगा। तो ऐसे में जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके सही है या नहीं है, उसको लेकर के जो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का सर्कुलर है, एक तरीके से गाइडलाइंस है, उसको समझ लेना आवश्यक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेंगे, क्योंकि देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ऐसा नहीं है कि आज आवेदन कर लिए और 2-3 दिन के बाद आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जो पहला नंबर पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया आपका कि जो खास करके विवाहित महिला है, चूँकि पुरुष तो ऑलरेडी पिता के नाम से ही बनवाते हैं अपनी जाति, लेकिन महिला कई बार मिस्टेक कर देती हैं कि उनकी शादी के बाद वो अपने पति के नाम से बनवा देती हैं सर्टिफिकेट और वहीं पे वो मिस्टेक कर जाती हैं। चूँकि देखिए, पिता के आधार पे जाति का निर्धारण होता है, इसलिए आपका शादी हो गया है तो भी आप अपने पिता के नाम से ही आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगी, चाहे आप ओबीसी जाति से हो, स्वर्ण जाति से हो या एससी/एसटी जाति से हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा ही बनी रहती है। आप किसी के पास अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है, किसी के पास एससी/एसटी की सर्टिफिकेट है, तो देखिए ये आप वन टाइम बनवा लिए हैं तो हमेशा ये वैलिड रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसको आप हर साल बनवाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर रखना है, जो यहाँ पे देखेंगे आगे हम लोग बताएंगे। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। देखिए, 2 तरीके का आपका निवास प्रमाण पत्र बनता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वो आपका हमेशा के लिए वैलिड होता है, जबकि अगर अस्थायी आवास प्रमाण पत्र है आपके पास, तो वो हर साल चेंज करवाना पड़ेगा आपको। तो देखिए, जाति आपका हमेशा के लिए होता है, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र ये भी हमेशा के लिए होता है, वन टाइम बनवा लिए तो लाइफ टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो 4th नंबर पॉइंट यहाँ पे है, आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। देखिए, अब आप कई ऐसे छात्र हैं जो मिस्टेक करते हैं, एक बार इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करवा लिए तो उनको लगता है कि कहीं-कहीं पे कि 3 साल वैलिड है, तो कोई बता देता है उनको कि 4 साल वैलिड है। तो ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लें, केवल और केवल 1 वित्तीय वर्ष के लिए होता है, क्योंकि जो इनकम आपकी काउंट की जाती है वो 1 फाइनेंशियल ईयर के आधार पे काउंट की जाती है। इसलिए आपका आय सर्टिफिकेट अगर 1 साल से अधिक का है तो आप तुरंत उसको बनवा लें। ऑनलाइन भी आप अप्लाई करवा लें या खुद से अप्लाई कर सकते हैं।
जो कि सर्विस प्लस जो वेबसाइट है वहाँ से आप ऑनलाइन करके बनवा सकते हैं या साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। यानी कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट से, जैसे आप CGL4 भी आने वाला है, अभी BPSC की बात कर रहे हैं हम लोग, तो BPSC में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको पुनः वापस कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के भी आप डाउट ना रखेंगे। आगे यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर जो पॉइंट है, क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। अब देखिए क्या होता है कि NCL बनवाने के लिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए। कास्ट और जाति, आपका जाति और आपका निवास, ये कभी का होगा तो चल जाएगा। तो अब तीनों ले जाकर के आप जब एक बार क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट NCL बनवा लेते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, उसी को आप रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन ना रखें कि एक बार बन गया तो हमेशा के लिए वैलिड है। नहीं, एक बार बन गया तो वो हर साल चेंज होगा, लेकिन आप उसी को रिन्यू करवा सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक अलग से न्यू इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करवानी होगी, अप्लाई करनी होगी उसको। और वो अप्लाई करके बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करवाएंगे फिर से NCL के लिए, तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन पूछा जाता है कि क्या पहले से आपके पास NCL सर्टिफिकेट है। तो आप वहाँ पे यस करके और उसको सारा फॉर्म फिलअप करके आप बनवा सकते हैं उसको, और उसी के आधार पे आपका दूसरा प्रमाण पत्र रिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे उसको भी मेंशन किया गया है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं के थ्रू पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। तो अंडरटेकिंग के साथ आप आवेदन दे सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे राज्याधीन सेवाओं में मूल राज्य के निवासी ही आरक्षण के देय हैं, ये तो ठीक है। दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4% आरक्षण के देय है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2% का आरक्षण देय है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35% का आरक्षण देय है। और यहाँ पे देखेंगे तो WC पिछड़ी वर्ग के महिलाओं को भी यहाँ पे 3% का आरक्षण दिया जाता है। और यहाँ पे PR नंबर भी दिया गया है GAD का, जो कि 2017-18 के अनुसार जो रूल्स है उसको अपडेट किया गया है। अब यहाँ पे देखिए NCL और EWS अभ्यर्थी ध्यान देंगे, खास करके जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, यानी EWS और NCL वाले। आपके पास अगर पहले से NCL है तो आप अंडरटेकिंग के साथ उसको रिन्यू करवा सकते हैं। सेम केस में जो EWS अभ्यर्थी हैं, आप भी न्यू इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जबकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट और निवास तो पहले वाला ही चल जाएगा। और तीनों के साथ फ्रेश EWS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको लगेगा कि इसमें तो ज़्यादा समय लगता है, तो आप एक काम करिएगा, ब्लॉक जाइएगा और वहाँ पे RTPS काउंटर पे जा कर के आप इसको वेरीफाई करवा लीजिएगा। 2 से 3 दिन में आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट और आप फॉर्म को भर पाएंगे। क्योंकि देखिए फॉर्म में आपको इसको अपलोड करना है, तो कोई भी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे जो सर्कुलर है उसके रिगार्डिंग आप लोग सारा सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। क्योंकि देखिए आरक्षण का भी मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। लेकिन पहले से आपको अपना सारा चीज़ क्लियर रखना होगा, ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी परिवर्तन हो, आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। तो बाकी कोई अन्य क्वेरी हो डॉक्यूमेंट्स के लेकर के तो उसको भी पूछ सकते हैं। और इसमें केवल पास अभ्यर्थी हैं अप्लाई कर सकते हैं, तो जो अपीयरिंग हैं वो तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी अन्य कोई क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए अपडेट में।